वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। जब आकाश ने वास्तव में सीखना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि जलगति चाल उतना कठिन नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था। जलगति चाल की कठिनाई दिव्य चेतना से आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने में थी ताकि वह भौतिक शरीर का मार्गदर्शन कर सके। दिव्य चेतना का आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण जितना मजबूत होता, भौतिक शरीर की गति उतनी ही फुर्तीली होती। श्रीमान जुबिन के अनुसार दिव्य दृष्टि सूत्र नामक प्राचीन अभ्यास तकनीक आध्यात्मिक शक्ति को नहीं बढ़ाती या पंच तत्वों को मजबूत नहीं करती, बल्कि यह दिव्य चेतना पर नियंत्रण बढ़ाने में विशेषज्ञता रखती है। और आकाश पहले से ही एक चक्र गुरु था जो रोज चक्र बनाता था, जिससे उसकी दिव्य चेतना का उपयोग सामान्य अभ्यासी की तुलना में अधिक मजबूत था। दिव्य दृष्टि सूत्र का अभ्यास करने के बाद यह बाघ को पंख लगाने जैसा था। आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना और गति तकनीक को चलाना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। इससे पहले उसे यह मुश्किल इसलिए लगा था क्योंकि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर था, जिससे संतुलन खोना आसान था और इस प्रकार उसकी गति तकनीक का उपयोग प्रतिबंधित हो गया था। सामान्य अभ्यासी के लिए भले ही भौतिक शरीर मजबूत न हो, यह गति तकनीकों का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है। कठिनाई इस बात में है कि आध्यात्मिक शक्ति को सूक्ष्म रूप से कैसे नियंत्रित किया जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका सटीक परिसंचरण अंगों, नसों और एक्यूपंक्चर बिंदुओं के माध्यम से हो। हालांकि आकाश के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा उसका कमजोर भौतिक शरीर था। आध्यात्मिक शक्ति को नसों और एक्यूपंक्चर बिंदुओं तक प्रसारित करने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, बल्कि आकाश का आध्यात्मिक शक्ति का परिसंचरण जलगति चाल के मानसिक छवि मानचित्रों द्वारा आवश्यक परिसंचरण से भी अधिक विस्तृत और सूक्ष्म था। तकनीक के कुछ जटिल आंदोलनों में आकाश और भी जटिल बदलावों को क्रियान्वित कर सकता था। सिर्फ 10 दिनों में आकाश ने जलगति चाल के आंदोलनों में लगभग महारत हासिल कर ली थी। लेकिन केवल आंदोलनों को सीखना पर्याप्त नहीं था। आकाश को लगा कि उसे वास्तविक युद्ध अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए एक दिन आकाश सिद्धेश्वर पीठ नगर के बाहर पहाड़ों की तलहटी में गया और एक गहरी जड़ वाला पत्तों वाला पेड़ मिला। पेड़ जंगली फलों से भरा हुआ था जो काफी छोटे थे और स्वाद में कसैले थे, जो उन्हें खाने के लायक नहीं बनाता था। यही कारण था कि पेड़ इतने सारे फल दे सकता था, वे लगभग हर शाखा से लटक रहे थे। आकाश ने पेड़ को जोर से ठोकर मारी, लेकिन पेड़ टस से मज नहीं हुआ, जबकि उसके अपने पैर में सुन्नता आ गई। कोई अन्य विकल्प न देखकर आकाश ने अनिच्छा से एक साधारण भूगति चक्र बनाया और उसे पेड़ के नीचे दबा दिया। भूगति चक्र पृथ्वी श्रृंखला का एक मौलिक चक्र था जिसमें शामिल करने के लिए बहुत अधिक पैटर्न नहीं थे, जो इसे बनाना सरल बनाता था। एक बार आध्यात्मिक शक्ति के साथ सक्रिय होने पर यह कंपन पैदा करता था। आकाश ने चक्र को चालू करने के लिए कुछ आध्यात्मिक शक्ति डाली। भूगति चक्र एक हल्की मिट्टी जैसी रोशनी चमका, जिसके बाद कंपन हुए जिसने पेड़ को भी कंपा दिया। शाखाओं से ढेर सारे जंगली फल गिरने लगे। गिरते हुए जंगली फल आकाश को निशाना बना रहे थे, जो ठीक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका उत्साह बढ़ा। आकाश ने गिरते फलों से बचने के लिए जलगति चाल तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। लगभग 1 दर्जन जंगली फल गिरे और आकाश उनमें से अधिकांश से बचने में कामयाब रहा। केवल 2 बार उसे चोट लगी, एक बार कंधे पर और एक बार सिर पर। आकाश ने दर्द के कारण तेजी से सांस लेते हुए अपना छोटा सिर पकड़ लिया। उसने यह नहीं सोचा था कि फल से टकराने पर इतना दर्द होगा। आकाश ने ऊंचे पेड़ की ओर देखा और फिर कुछ गुस्से में दूर चला गया। लगभग 2 घंटे बाद वह अपने सिर पर एक छोटा सा हेलमेट पहने हुए वापस आया, पहले की तरह गर्वित और उग्र लग रहा था। वह अभी मास्टर चंदन से मिलकर आया था। यह छोटा हेलमेट मास्टर चंदन ने विशेष रूप से और जल्दबाजी में उसके लिए बनाया था। यह सरल और हल्का था, एक अभ्यासी के हमले से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन कुछ गिरते हुए जंगली फलों का सामना करने के लिए काफी था। निर्भीक महसूस करते हुए आकाश ने फिर से भूगति चक्र को सक्रिय किया और गिरते हुए जंगली फलों से बचने के लिए जलगति चाल का उपयोग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में आकाश पूरी तरह से केंद्रित था और मुश्किल से ही उसे चोट लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी दिव्य चेतना अभी भी स्पष्ट होने के बावजूद उसके अंगों में थकान आ गई और उसके आंदोलन अब फुर्तीले नहीं रहे, जबकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी कमजोर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे जंगली फलों से अधिक बार चोट लगी। जैसे ही शाम हुई, आकाश ने बड़े पेड़ को थपथपाया और कहा, मैं कल वापस आऊंगा, और घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो मीरा आकाश को दवा लगाते हुए चिंता से बोली, तुम कहाँ खेलने गए थे कि तुम्हारे शरीर पर इतने सारे घाव और सूजन आ गई? कुछ नहीं माँ, यह दर्द नहीं करता, आकाश ने उसे आश्वासन दिया। मीरा ने अपनी दवा लगाने में थोड़ा और जोर लगाया, जिससे आकाश दर्द से चिल्ला पड़ा। मीरा ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, अभी भी कहते हो कि दर्द नहीं होता।
बोलने के बाद उसे उस पर दया आई और उसने अपना स्पर्श कोमल कर दिया। आकाश ने कहा, वे सिर्फ ऊपरी घाव है, कुछ भी गंभीर नहीं। तुम किसी से झगड़े तो नहीं? चिंता मत करो माँ, मैं अपनी गति तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ ताकि अगर मैं कभी खतरे में पड़ूं तो भाग सकूं। सच में? मीरा ने पूछा। आकाश ने सिर हिलाया। मीरा ने राहत की सांस ली, यह सुनकर अच्छा लगा। आकाश के शरीर पर चोट के निशान देखकर वह मदद नहीं कर पाई लेकिन बोली, बस सावधान रहना, ठीक है? आकाश ने आत्मविश्वास से कहा, माँ निश्चिंत रहो, मैंने इसे अभी सीखना शुरू किया है। जल्द ही अगर आसमान से बारिश भी हो जाए तो मेरे कपड़े का किनारा भी गीला नहीं होगा। मीरा धीरे से हंसी, सिर हिलाया और मदद नहीं कर पाई लेकिन आकाश की नाक को चुटकी ली, तुम काफी दिलेर हो। अगले दिन आकाश के घाव ठीक नहीं हुए थे और उसके कंधों पर चोट के निशान फीके नहीं पड़े थे, जिससे हर हरकत के साथ दर्द होता था। जल गति चाल में अधिक निपुण होने के बावजूद उसने पहले दिन से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। तीसरे दिन आकाश का दर्द कुछ कम हो गया था और उसकी गति तकनीक में एक कदम और सुधार हुआ था, इसलिए उसे मारने वाले जंगली फलों की संख्या कम थी। उसके बाद हर दिन आकाश पेड़ के नीचे अपनी गति तकनीक का अभ्यास करता रहा। शाखाओं से गायब होने वाले प्रत्येक जंगली फल के साथ उसकी जलगति चाल में सुधार होता गया। जब तक आकाश जलगति चाल में कुछ हद तक निपुण हो गया था तब तक पेड़ पर केवल कुछ ही जंगली फल बचे थे। आकाश के सामने ऊंचा पेड़ चुपचाप खड़ा था। कुछ कच्चे जंगली फल कभी हरी भरी शाखाओं पर उदास लटके हुए थे। दृश्य कुछ हद तक उजाड़ था। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए आकाश ने एक जल और काष्ठ चक्र बनाया और उसे पेड़ के आधार पर दबा दिया। जल और काष्ठ चक्र नमी जमा कर सकता था और आत्मा की लकड़ी को पोषित कर सकता था, जिससे फूल और पेड़ों को बढ़ने में मदद मिलती थी। यह आकाश का माफी मांगने का तरीका था। जल और काष्ठ चक्र से नमी में नहाया हुआ पेड़ के पत्ते गहरे हरे रंग के हो गए लगते थे। हालांकि आकाश जल गति चाल में निपुण हो गया था, वास्तविक युद्ध में यह कैसा प्रदर्शन करेगा यह एक और सवाल था। आखिरकार गिरते हुए जंगली फल एक अनुमानित रास्ते का अनुसरण करते थे, लेकिन वास्तविक युद्ध में दुश्मन के मुक्कों और मंत्रों के प्रक्षेपवक्र इतने निश्चित नहीं हो सकते थे। उसे अभी भी अभ्यास के लिए किसी को खोजने की जरूरत थी ताकि वह निश्चित रूप से जान सके। लेकिन वह किससे पूछ सकता था? रविशंकर रवि बाबू दानव शिकार के लिए पहाड़ों में जाने वाले थे और खेती या वास्तविक युद्ध के अनुभव के मामले में वह आकाश से कहीं बेहतर थे, जिससे वह अनुपयुक्त थे। दानव शिकारी बनने के बाद से दारा और उसके दो साथी अक्सर काली पहाड़ी में प्रवेश करते थे, कम से कम 3 से 5 दिनों तक या आधे महीने तक रहते थे। यहाँ तक कि जब वे लौटते थे तो उनके पास व्यस्त रहने के लिए चीजों का ढेर होता था, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से परेशान नहीं किया जा सकता था। दारा और अन्य लोग भी हर दिन मास्टर चंदन के साथ शिल्प निर्माण सीखने में व्यस्त थे। जंगलान, आकाश ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। हालांकि उसके पास बहुत खाली समय लगता था, वह आखिरकार धर्म सभा कार्यालय में एक पर्यवेक्षक था और पूरे दिन कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा जंगलान ने उसे गति तकनीक खुद सिखाई थी और उससे फिर से अभ्यास करने के लिए कहना कुछ हद तक धृष्टता होगी। आकाश को कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं सूझ रहा था। कुछ दिनों बाद आकाश श्रीमान जुबिन को कुछ भोजन और शराब देने गया और कुछ सवाल पूछे और फिर विदा ली। जब वह बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने श्वेता को देखा, जो शांत और सुरुचिपूर्ण ढंग से एक किताब पढ़ रही थी, जिसमें बर्फ जैसे सफेद फूल धीरे धीरे उस पर गिर रहे थे। इस बीच श्वेतकेतु पेड़ के नीचे फैला हुआ लेटा था। एक किताब उसके चेहरे को ढंके हुए थी, आलस्य और सुस्ती का प्रतीक था, कभी कभी लुढ़क रहा था, उसका व्यवहार कम डिग्निफाइड था। आकाश ने आह भरी। शोर सुनकर श्वेतकेतु तुरंत बैठ गया, उसकी आंखें उज्ज्वल थीं और आकाश पर केंद्रित थीं। आकाश, श्वेतकेतु ने खुशी से कहा, क्या तुम कुछ खाना लाए हो? नहीं, तो तुम मेरे साथ खेलने आए हो? यह वह नहीं है, मैं श्रीमान जुबिन से मिलने आया था, आकाश ने ईमानदारी से जवाब दिया। श्वेतकेतु काफी निराश महसूस किया। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? आकाश ने पूछा। अभी तक नहीं, थोड़ा सा बचा है, मैं अब और नहीं करना चाहता। अपनी बात खत्म करने के बाद श्वेतकेतु वापस लेट गया। आकाश की आंखें चमक उठी, तो अभी तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है? मुझे लगता है हाँ। श्वेतकेतु ने सिर हिलाया। तो चलो अभ्यास करते हैं। अभ्यास। श्वेतकेतु उत्साह से बैठ गया, लेकिन आकाश को देखकर, जो प्राण शुद्धि क्षेत्र के 5वें स्तर पर पतले और कमजोर थे और जिनमें थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी, उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, हम किस चीज से अभ्यास करेंगे? आकाश ने धीरे से बोला, हम गति तकनीकों से अभ्यास कर सकते हैं। श्वेतकेतु थोड़ा नीरस था, यह बहुत उबाऊ है। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। आकाश ने मुड़कर चलना शुरू कर दिया। श्वेतकेतु ने जल्दी से उठकर आकाश को पकड़ लिया, कहा, यह उबाऊ नहीं है, बिल्कुल भी उबाऊ नहीं है, यह बेकार पड़े रहने से बेहतर है।
एक पल के लिए सोचने के बाद श्वेत केतु ने पूछा, लेकिन हम प्रतिस्पर्धा कैसे करें? गति तकनीकें प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या है? मैंने अपने जीवन को बचाने के लिए एक नई गति तकनीक सीखी है, आकाश ने कहा। एक सस्ता रत्न लॉकेट निकाला और उसे एक कपड़े की पट्टी से पिरोया, दोनों सिरों को कसकर बांधा और उसे अपने गले में लटका दिया। तुम मुझसे यह रत्न लॉकेट छीनने की कोशिश करो, अगर तुम इसे पाने में कामयाब होते हो तो तुम जीत जाते हो। क्या कोई इनाम है? आकाश ने कुछ कठिनाई से कहा, मेरे पास बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर नहीं है। श्वेत केतु ने अपना हाथ हिलाया, मुझे आध्यात्मिक पत्थरों की ज्यादा परवाह नहीं है। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें कुछ गोमांस खिलाऊंगा और ओस की शराब का एक बर्तन भी। सौदा पक्का। खाने, मस्ती करने और गति तकनीकों के साथ अभ्यास करने की संभावना ने श्वेत केतु को बहुत खुश कर दिया। उसने इस पर विचार किया और अचानक आकाश के साथ बातचीत की, श्वेता के लिए एक सेब के फूल वाली मिठाई का डिब्बा भी जोड़ो। जरूर, आकाश खुशी से सहमत हो गया। दोनों ने बड़े पीपल के पेड़ के एक तरफ खुली जगह में सीमाएं निर्धारित की, जिसमें प्रत्येक एक सिरे पर खड़ा था। जैसे ही आकाश ने शुरू कहा, श्वेत केतु की निगाह बदल गई और अपने सफेद कपड़ों में वह एक भयंकर बाघ की तरह झपटा, अविश्वसनीय रूप से तेज। आकाश की पलकें झपकी, उसने अपनी सांस रोकी और ध्यान केंद्रित किया, अपनी दिव्य चेतना के माध्यम से श्वेत केतु के प्रक्षेपवक्र का अनुमान लगाया। उसने हल्का सा बगल में कदम रखा, उससे बचते हुए। फिर जमीन पर अपने पैर की एक थपथपाहट के साथ वह हल्के से 3 झोंके दूर हट गया। अरे! श्वेत केतु हैरान था, उसने सोचा था कि वह इस बार आकाश को निश्चित रूप से पकड़ लेगा, फिर भी सिर्फ एक हल्के से कदम से आकाश उससे बच निकला था। तुमने वह गति तकनीक कहाँ सीखी? यह एक गुजरने वाले अज्ञात दयालु चाचा द्वारा सिखाया गया था, आकाश ने समझाया। पूरी तरह से न समझते हुए श्वेत केतु ने और पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धी भावना जागृत हो गई थी, उसकी आंखें और भी अधिक चमक रही थी। सावधान रहना। जमीन से एक धक्का के साथ श्वेत केतु ने एक हल्की सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति चमकाई और पलक झपकते ही आकाश के सामने फिर से दिखाई दिया। अपना दाहिना हाथ आकाश के गले से रत्न लॉकेट छीनने के लिए बढ़ाया। आकाश पीछे की ओर झुका, लगभग जमीन पर गिरते हुए, जब उसने अपने शरीर को खींचने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और जमीन से ठीक ऊपर पीछे की ओर सरक गया। श्वेत केतु का हाथ चूक गया और उसका शरीर मुड़ गया, पहले से भी तेज गति से आकाश का पीछा कर रहा था। इससे पहले कि आकाश अपनी चाल खत्म कर पाता और अपनी मुद्रा बदलने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्निर्देशित कर पाता, बहुत देर हो चुकी थी। श्वेत केतु ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके गले से रत्न लॉकेट छीन लिया। श्वेत केतु ने आकाश को ऊपर खींचा, कुछ हद तक दोषी महसूस करते हुए, मैं बहक गया था, तुम ठीक हो? आकाश ने अपनी बांह रगड़ी। दर्द के बावजूद कोई गंभीर नुकसान नहीं था। उसने जवाब दिया, ठीक है, यह सिर्फ एक दोस्ताना अभ्यास था। श्वेत केतु ने तब राहत महसूस की और मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने हाथ में रत्न लॉकेट को हिलाया, कुछ हद तक गर्व से। गोमांस और मिठाई को मत भूलना। हालांकि उसके बच्चे जैसे व्यवहार को देखकर आकाश मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसा, चिंता मत करो, मैं उन्हें कल तुम्हारे लिए लाऊंगा। हम श्वेत केतु ने बार बार सिर हिलाया, फिर उसका उत्साह वापस आ गया। अभी भी खेल रहे हैं, मेरा मतलब है अभ्यास। श्वेत केतु ने खुद को सुधारा। ताओवादी कौशल का अभ्यास एक गंभीर मामला था, खेलने जैसा नहीं। आकाश ने एक पल के लिए सोचा, फिर खेतपूर्वक सिर हिलाया, नहीं, हमारी खेती बहुत अलग है, अगर हम कुछ और बार खेले तो भी मैं हार जाऊंगा। श्वेत केतु लक्ष्य राज्य के बाहर एक महान कुलीन परिवार से आया था, जिसमें शीर्ष स्तर की आध्यात्मिक जड़, खेती की तकनीकें और सीखे हुए ताओवादी कौशल थे। वह अपने परिवार में भी एक प्रतिभाशाली था, जिसकी समझ बहुत अधिक थी। अक्सर लापरवाह दिखने के बावजूद उसकी ताकत निर्विवाद रूप से उल्लेखनीय थी। अभी जल गति चाल का उपयोग करके थोड़ी देर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बाद आकाश ने स्पष्ट रूप से समझा कि उसकी वर्तमान गति तकनीक के साथ वह श्वेत केतु के लिए कोई मुकाबला नहीं था। यह उल्लेख नहीं करना कि श्वेत केतु का क्षेत्र उससे कहीं अधिक था। आकाश मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भरी। आकाश को थोड़ा उदास देखकर श्वेत केतु ने कहा, मैं अपनी खेती को दबाकर तुम्हारे साथ अभ्यास क्यों नहीं करता? आकाश एक पल के लिए हिचकिचाया, क्या यह ठीक है? चूंकि यह एक अभ्यास है, इसे निष्पक्ष होना होगा, श्वेत केतु ने धार्मिकता से कहा। बेहतर खेती पर भरोसा करना सिर्फ धमकाना है। इसके अलावा अगर हम गति तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से खेती पर निर्भर नहीं रह सकते, अन्यथा यह अर्थहीन है। आकाश ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मुझे पहले थोड़ा आराम करने दो। आकाश ने फिर से अपनी बांह रगड़ी और श्वेत केतु से पूछे बिना नहीं रह सका, श्वेत केतु, क्या तुम शारीरिक अभ्यासी हो? श्वेत केतु बहुत खुश नहीं था, तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। आकाश ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। लाचार होकर श्वेत केतु ने फुसफुसाया,
मैं शारीरिक खेती का अभ्यास करने और मार्शल मार्ग में महारत हासिल करने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन यह बाहरी लोगों को नहीं बताया जाना चाहिए। मैंने केवल श्वेता को बताया है, मैंने काकी अनुराधा को भी सूचित नहीं किया है। आकाश अवाक था, श्वेतकेतु के चरित्र के साथ सोच रहा था कि कुछ भी छिपा नहीं सकता। यह अजीब होगा अगर काकी अनुराधा को पता नहीं था। मैंने सुना है कि कुलीन परिवारों के कुछ प्रतिभाशाली आध्यात्मिक और शारीरिक द्वैत खेती का अभ्यास कर सकते हैं। क्या तुम वह नहीं कर सकते? आकाश ने फुसफुसाया। श्वेतकेतु तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। आध्यात्मिक और शारीरिक द्वैत खेती का क्या मतलब है? यह न तो यहाँ है और न ही वहाँ। शारीरिक खेती जितना शुद्ध और उत्साहजनक नहीं है। एकल बल से हावी होना, एक मुक्के से असंख्य कानूनों को तोड़ना, द्वैत या एकल खेती की परवाह कौन करता है? अगर वे मुझे उकसाते हैं तो मैं एक ही मुक्के से उनकी नाक तोड़ दूंगा। आकाश ने ईर्ष्या से देखा। वह भी एक मुक्के से असंख्य कानूनों को तोड़ना चाहता था। पहले जब कनिष्क ने परेशानी खड़ी की थी, अगर आकाश के पास श्वेतकेतु की ताकत होती तो उसने निश्चित रूप से एक मुक्के से उसकी नाक तोड़ दी होती। दुर्भाग्य से वह केवल इच्छा ही कर सकता था। आराम करने के बाद आकाश ने श्वेतकेतु के साथ कई और दौर अभ्यास किए, जिसने अपनी खेती को दबा दिया था। परिणाम पूरी तरह से अलग था। श्वेतकेतु की खेती को प्राण शुद्धि क्षेत्र के 5वें स्तर तक दबाने के साथ उसकी असामान्य तकनीकों और गति कौशल के बावजूद यह स्पष्ट था कि खेती के समर्थन की कमी के कारण वह पहले से धीमा था। आकाश की दिव्य चेतना अब स्पष्ट रूप से देख सकती थी। श्वेतकेतु के अधिकांश कदम आकाश अपनी दिव्य चेतना से भविष्यवाणी कर सकता था और जलगति चाल से बच सकता था। कभी कभी कुछ अत्यंत मुश्किल चालें आकाश को बचने के लिए बहुत देर से पकड़ लेती थी और वह केवल हार मान सकता था। दोनों ने विजेता का निर्धारण करने के लिए 20 दौर पर सहमति व्यक्त की। अगर श्वेतकेतु रत्न लॉकेट छीनने में कामयाब होता तो वह जीत जाता, यदि नहीं तो आकाश प्रबल होता। शाम तक दोनों के पास अपनी जीत और हार थी, लगभग बराबरी पर, लेकिन श्वेतकेतु शायद अभी भी थोड़ा बेहतर था। श्वेतकेतु ने बहुत अच्छा समय बिताया और आकाश ने जलगति चाल में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की। श्वेतकेतु अभ्यास जारी रखना चाहता था, लेकिन श्वेता ने धीरे से उसे गृहकार्य की याद दिलाई। यह उस पर ठंडा पानी डालने जैसा था और श्वेतकेतु को रुकना पड़ा, अंधेरा होने से पहले अपना गृहकार्य खत्म करने की जल्दी में। आकाश ने उन्हें अलविदा कहा, अगले दिन लौटने पर सहमत हुआ और श्वेतकेतु के अनगिनत अनुस्मारक के बीच शराब, मांस और सेब के फूल वाली मिठाई लाने का वादा किया। बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जो कुछ भी हुआ उसे पास के एक बांस के मंडप में वृद्ध कुई ने देखा। आकाश की दूर जाती हुई आकृति को देखते हुए वृद्ध कुई की आंखों में एक गहरा भाव था। जंगलान परिवार की जलगति चाल हूँ।